नाज़रीन, पाक फौज में कड़े एहतसाब का अमल जारी है, जहां पर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक मुलजिम फैज हमीद तमाम इल्जामात में मुलव्वस पाए गए हैं। फैज हमीद को सजा होने के बाद सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर जारी पैगाम में कहना था कि यह इब्तदा है, अभी 9 मई के केसेस का फैसला आना बाकी है। फैसल वाडा ने अपने पैगाम में मजीद लिखा कि इंसाफ के मनसब पर बैठे जजेस भी गिरफ्त में आएंगे तो क्या साकिब निसार और दूसरे जजेस साहिबान की भी बारी आने वाली है। हुकूमत ने फैज हमीद की सजा को हक और सच की फतह करार दिया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि फैज हमीद ने बतौर PTI के सियासी मुशीर मुल्क में साजिशें की और रियासत की रिट को कमजोर किया। ताकतवर तरीन शख्स को सजा देने के बाद किस किस की बारी आएगी? क्या कमर जावेद बाजवा फैज हमीद के तमाम जराइम से बरी जिम्मा है? दूसरी जानिब PTI को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सख्त पैगाम मिल गया है, जिसमें कहा गया है कि बस बहुत हो गया, अब फौज के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ बयानिए को खैर बात कहेगी? क्या पाकिस्तानी सियासत से इमरान खान माइनस होंगे? क्या -1 के बाद पूरी तहरीक इंसाफ असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाएगी? मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम आखिर कब खत्म होगा? सवालात बहुत से हैं और इसी हवाले से अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नुमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ कादिर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हाफिज नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज नुमान साहब। सर, नवाज शरीफ साहब का जो मुतालबा था पूरा हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, नवाज शरीफ का मुतालबा नहीं था, मैं समझता हूँ कि मकाफात अमल है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है कुछ खुद उसमें गिरता है। आपने देखा कि 2012-13 से ऑनवर्ड एक ऐसा अमल शुरू किया गया इस मुल्क में कि जिसमें पाकिस्तान की मकबूल तरीन जो लीडरशिप जो डिलीवर कर रही थी, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर रही थी, उनको पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के लिए एक पूरा अमल शुरू किया गया, ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू किया गया। इदारे को जो कि इंतहाई मुकद्दस इदारा है उसको इस काम में मुलव्वस किया गया। और इसकी पीक वो दिन था जो तब 2018 में जब एक ऐसी हुकूमत लाई गई जो बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड गवर्नमेंट थी, और जिस अंदाज के अंदर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, इस मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा, जिस तरह टेररिस्ट अनासिर के साथ उनको स्पॉन्सर बाकायदा किया गया, उनकी सरपरस्ती की गई, उनको दोबारा लाकर पाकिस्तान में बसाया गया, जिसके नतीजे में आज हमारी फ़ौज के जो है हज़ारों जवान शहीद हो चुके हैं, आज हमारे मेजर शहीद हो रहे हैं, कर्नल शहीद हो रहे हैं, आज हमारे कैप्टन शहीद हो रहे हैं, इस पूरी कौम के हज़ारों बच्चे शहीद हुए हैं, नौजवान शहीद हुए हैं, माएँ और बहनें जहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं। तो जो मुल्की सालमियत के हवाले से जिस अंदाज के अंदर कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कुछ वो लोग जो फिरौन बन के बैठे हुए थे, जो कहते थे कि हम चक्कियाँ पिसवाएंगे और हम जनाब इनके अपना पंखे बंद करवाएंगे, इनके खाने पीने बंद करवाएंगे, हम इनको जेलों के अंदर पीसेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मकाफात अमल है। और आज हकीकत ये है कि बड़ा एक तारीखी फैसला है कानून की अमलदारी के हवाले से, और इस हवाले से कि जो इदारा जिस काम के लिए वजूद में आता है उसको अपने उस दायरे कार के अंदर रहना चाहिए। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के तमाम इदारे मुकद्दस हैं, पार्लियामेंट भी मुकद्दस है, अफवाज पाकिस्तान भी मुकद्दस हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारी अदलिया भी है। किसी तरफ से अगर कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जाती है और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया जाता है, फितना अंगेजी की जाती है, शरंगेजी की जाती है, मुल्की इदारों के खिलाफ कोई मूव चलवाई जाती है, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा वाज़े आज पैगाम है कि इस हवाले से अब कोई टॉलरेंस नहीं होगी, ज़ीरो टॉलरेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, चलो ठीक है, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त हमारे साथ काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी काजी साहब, एक जो रेड लाइन थी, एक क्रॉस था, वो लगा दिया गया एक नाम पर। अब आपकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए कि अब आपके साथ क्या होने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी अच्छी आप डिस्कशन आज लेकर चले हैं, लेकिन ये डिस्कोर्स कोई ऐसा डिस्कोर्स नहीं है जो जिसकी आगाज जो है 2016, 17, 18 से होती है। इसकी आगाज तो 1947 से होती है, और फिर वो जो आगाज है वो चलते चलते 2015, 16 और फिर 17 के अवाइल और आखिर में, जब नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जो आजकल चीफ मिनिस्टर हैं एक सबसे बड़े सूबे की, पंजाब की, वो किस जुबान के साथ इस कौमी इदारे को याद फरमाते थे जब वो GT रोड पर सफर करते हुए जा रहे थे
तो उन्होंने नाम ले लेकर उस टाइम पे जनरल बाजवा का और आज जिन साहब को सजा सुनाई गई जनरल फैज हमीद का नाम ले लेकर उनका जिस अंदाज में इस इदारे की उन्होंने तस्दीक की, वो कौम को हर बात याद है। इसलिए हमें ये मत सिखाएं कि हमने इदारे का एहतराम कभी नहीं की, इदारे की तस्दीक कभी नहीं की, और हमें मिली है देखिए जरूर टारगेट किया है। वो मैं कह रहा हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे लें तो फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आता हूं मैं वापस, तो फिर आप अपना इस हवाले से मौकफ दीजिएगा। जी काजी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखें मौजूद तरीका ये है कि जब इन्होंने बात की तो मैंने बड़ी तसल्ली से जी वो मैंने कह दिया, वो ठीक है, वो हो गई बात। आप अगली बात कीजिएगा। हाँ जी आप अपनी बात कंटिन्यू। मैं बात कर रहा हूं तब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी बात को भी तसल्ली से सुना जाएगा। सब सुन रहे हैं सर तसल्ली से। जी 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 अच्छा जी, तो उसी अब मैं बात की तरफ आ रहा था, तो लिहाजा वो भी पूरी कौम ने वो सारे तमाशे देखे, तो लिहाजा इस चीज को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और ना हमें ये सिखाने की जरूरत है कि इदारे को इज्जत कैसे देनी है, इदारे का एहतराम कैसे करना है, और हमें ये भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि इदारे की लिमिट कौन सी है। हमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, सियासी लोगों की लिमिट्स क्या हैं, किस बंदे ने किस इदारे ने किस एम्बिट के अंदर रहकर अपनी परफॉर्मेंस देनी है जी। तो मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जिसको हमने री इन्वेंट करना है, ये एक सेट नैरेटिव है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस शख्स को आज सजा दी गई है बिल्कुल ठीक सजा दी गई है। अगर उसने सियासत में मुदाखलत की है तो उसका यही अंजाम होना चाहिए था। तो फिर तो सहूलतकारी उसने आपकी की ना जी। तो एट द सेम टाइम मैं यही कहता हूं कि फिर इसको आपने इस सारे सिलसिले को इसका आगाज सिर्फ 2018 से क्यों करना है? फिर इसको थोड़ा पीछे भी लेके जाइए ना। फिर आप देखेंगे किस किस ने किस किस की उस टाइम पे सहूलतकारी की, फिर उस लिमिट पे भी लेके जाइए कि जब आईएसआई ने आईजीआई को पैसे दिए और बकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर उसका क्लेम जो था उसको एक्सेप्टेंस मिली कि जनाब हमने मियां नवाज शरीफ को भी इतने पैसे दिए, हमने फलाने को भी इतने पैसे दिए। तो कहने का मकसद यह है कि फिर सबको सजाएं सुनाएं, फिर इसको रेट्रोस्पेक्टिवली स्टार्ट करें। और चले अच्छी बात है आपने आज शुरू कर दिया, तो फिर जो आज सियासत में मुदाखलत हो रही है उस हवाले से भी उसके ऊपर कोई ना कोई लाएअमल होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा आगाज जरूर है, लेकिन ये उसकी कल्मिनेशन कभी भी नहीं हो सकती। उसकी कल्मिनेशन तभी होगी जब आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चलेंगे और आप सबको एक ही लाठी के साथ हांकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ के लिए लाठी और हो और जो आज मौजूदा लोग हैं जो कल बैठकर इंडिया के चैनल्स के ऊपर बैठकर और हमारी फौज को दुत्कारते रहे और हमारे जर्नैलों के खिलाफ बातें करते रहे, आज वो मुहिब्बे वतन हो गए हैं। और आज 9 मई वाले जो हैं जो कि सो कॉल्ड तहरीक इंसाफ वाले हैं वो जो है वो गद्दारे वतन हो गए हैं। तो ये नैरेटिव इस तरीके से नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से चीजों को मेरिट के ऊपर और उनकी टाइमलाइन के मुताबिक एड्रेस करने की चलें ठीक, यानी कि आप अपने मोहसिनों की सजा पर भी खुश हैं। चलें इस पर मजीद बात भी करेंगे। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, कड़े एहतसाब का एक सिलसिला शुरू हुआ है, एक बड़ी सजा हुई है, तो इस पे आपका क्या मौकफ है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में एक ऐसा मिसाल है कि मैं और आप या आपके देखने वाले कुछ सोच भी नहीं सकते थे कि एक जर्नल को और एक आईएसआई चीफ को सजा होगी उनकी मिसकंडक्ट पे, उनकी सेक्रेसी आउट होने पे, सियासी मुदाखलत की बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक समझ लो मशलिरा है खुद एहतसाबी सिस्टम का, हमारे फोर्सेस का। और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इसका असर हमारी जुडिशरी पे भी पड़ेगा कि जो दुनिया में 141 नंबर पर है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त दी है और उस तरह से पूरे दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी को या पाकिस्तान का वकार बुलंद किए है। और मैं ये कहूँगा कि आज उन्हें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो खुद एहतसाबी जो सिस्टम उन्होंने किया है और अपने आप से एहतसाब शुरू किया है और उसका जो है ना वो एक मुंह बोलता सबूत है। जनरल फैज जो है ना वो एक शरीफ आदमी तो नहीं था और मैं भी बार बार कंप्लेन करता हूं और मेरी कंप्लेन की ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी गवाह है कि मुझे किस तरह 1.5 घंटा जो है ना वो आपसे भेजा में रखा और मुझ पर प्रेशर डालते रहे कि आप मुकदमा तो विड्रॉ कर दें। और ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी कि जब जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थी, यानी 20 मई 2022 को
GTV पे और 24 न्यूज पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस गैंगस्टर को अभी बहुत सारे मुकदमात का और भी सामना करना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की जो एज ए आर्मी चीफ का GHQ पे जो प्लान बनाया था, कोर कमांडर हाउसेस पे प्लान बनाया था, और उस तरह से उन्होंने पूरे एक मुल्क में इमरान खान साहब को तहयात सदर और अपने आप को तहयात आर्मी चीफ और बगावत की एक कोशिश की है। तो ये सारी सबूत तो मौजूद है, हमसे ज्यादा तो आर्मी के पास मौजूद है, जो हमने मीडिया में देखा। और मैं तो खुद विक्टिम आपके सामने बात कर रहा हूँ कि मेरा मुकदमा भी जो है ना वो उठाना चाहिए, और मैं साबित करूंगा कि इस शख्स ने किस तरह मुझे एफ से बेजा में रखा 1.5 घंटा, और PTI के MNA के हक में दस्तबरदार होने का और उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस से विड्रॉ होने का, ये सारी चीजें तो मौजूद है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब एक लोगों को एक एतमाद हासिल हो गया कि फौज के अंदर खुद इंतसाबी निज़ाम शुरू हो गया। तो अब मेरे ख्याल में लोगों की दरखास्तें भी आएंगी और बेहतर तरीके से जो ना यकीनन फौज के अंदर फौज का एक मोराल भी हाई हुआ इस मुकदमे से। और क्योंकि कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक ISI की चीफ को और एक कोर कमांडर को, साबिक कोर कमांडर को जिस तरह सजा होती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो खैर सीक्रेट एक्ट के तहत और बहुत सारी चीजें जो 4 मुकदमात हैं, मेरे ख्याल में आने वाले दिन जो है ना मजीद उनके खिलाफ जो उन्होंने कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जे करने की कोशिश की, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की कोशिश की है, तो ये सारा जो मास्टरमाइंड था वो जनरल फैजी था।